सीआरआम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लोधी वंश के श्रृंखला के क्रम में सिकंदर लोधी की चर्चा हो रही थी। उसकी धार्मिक नीतियों की बात हमने कर लिया है। अब उसके उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। तो सिकंदर लोधी की उपलब्धियों में कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए उन बिंदुओं की चर्चा करें हम यहाँ पर। तो लोधी वंश के शासकों में सिकंदर लोधी बहुत ही महानतम शासक था। उसका राजत्व सिद्धांत कठोर और संयम का मिश्रण था। इसकी चर्चा की थे कि जो बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत था वो बहुत ही समानता पर आधारित था, उदार था, लेकिन इसने कठोरता का पालन किया था और खुद सिंहासन पर बैठता था। साथ ही साथ फरमानों को जारी भी करता था और राजाज्ञा मनवाने में भी एक काबिल तारीफ था। तो यहाँ पर लोधी सत्ता को सुदृढ़ करने के साथ साथ उसने कला एवं संस्कृति के विकास में भी विशेष योगदान दिया। कमाल की बात है यहाँ पर, इतिहास में आज के ट्रेडिशन में कला एवं संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसे हमें जानना भी चाहिए। तो इसने भी कला एवं संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो कला एवं संस्कृति के संदर्भ में 1504 ईस्वी में इसने आगरा नामक नगर की स्थापना किया था और उसे अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में बनाया था। 86 नहीं है भैया, 1506 है, ठीक। आगरा को इसने 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। इसका मूल उद्देश्य था कि लोधी वंश की जो राजधानी इसने आगरा ही रही थी इसके बाद, और आगरा की स्थापना उससे दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपूतों द्वारा जो दिल्ली की ओर बढ़ने का खतरा था उस उनके प्रयासों को विफल करने के लिए किया। इसके चर्चा हम कर चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ इसको समरी कर दे रहे हैं। इसके अलावा इसने सिकंदरा की भी स्थापना किया था। भाई सिकंदरा नामक एक स्थान है, इसकी भी स्थापना इसने किया था। कई सारे नगर हैं स्थापना में। शिक्षा और साहित्य की अगर हम बात करें तो सिकंदर लोधी एक शिक्षित विद्वान शासक था और फारसी भाषा में वो गुलरुख के नाम से कविताएं लिखा करता था, ठीक है। वो विद्वानों का सम्मान करता था तथा उन्हें संरक्षण भी प्रदान करता था। जो विद्वान थे उनका सम्मान करता था और उन्हें संरक्षण भी प्रदान करता था। प्रत्येक रात 70 विद्वान उसके सैया के पास बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते थे, ठीक है। मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए उसने तुलुम्बा यानी मध्य एशिया के दो प्रसिद्ध विद्वान शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को दिल्ली आमंत्रित किया था कि आइए और दिल्ली में शिक्षा का विकास करिए। दो विद्वान कौन है? शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला, जो तुलुम्बा के थे और ये मध्य एशिया का एक प्रांत था। फिरोज तुगलक की भांति सिकंदर लोधी भी मुस्लिम विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु दहेज का प्रबंध करता है। वहां पर उसने दीवाने खैरात की स्थापना की थी। इसी तरीके से इसने भी जो मुस्लिम विधवाएं थी उनके परिवार की कन्याओं के शादी के लिए दहेज का प्रबंध करने का काम किया था। उसके समय में संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये यूपीएससी के पेपर में पूछा भी था। यहाँ स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी ये पूछ चुका है। इसी तरीके से जो नक्षत्र विज्ञान या दर्शन से संबंधित एक पुस्तक थी जिसको हम दलाल फिरोज शाही के नाम से जानते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक के दौर में एक संस्कृत पुस्तक का अनुवाद किया गया था। उसी तरीके से इसके दौर में भी एक आयुर्वेद के पुस्तक का अनुवाद किया गया जिससे फरहंग सिकंदरी या तिब्बे सिकंदरी के नाम से जानते हैं।
इसका अनुवाद किया था मियाँ भुआ ने, जो उसका वजीर था, बहुत ही प्रसिद्ध वजीर रहा है। इसी तरीके से वहाँ पर जो अनुवाद किया था उसका नाम था अजीजुद्दीन उर्फ खालिद किरमानी था। तो संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। सिकंदर लोदी के संरक्षण में उसके वजीर मियाँ भुआ ने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र के ग्रंथ का तिब्ब-ए-सिकंदरी, या इसका नाम फरहंग-ए-सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, तो फारसी में कई सारी अनुदित रचनाएं रही हैं। पहली जो रचना है जिस पर आगे चलकर शोध का विषय बन गया है, वो है जिया नक्शबी ने किया था। कोका पंडित की एक पुस्तक थी, उसका नाम है कोक शास्त्र, और इसका अनुवाद उसने किया था तूती नामा के नाम से, और ये अनुवाद मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में किया था। इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में अनुवाद विभाग रहा है कि नहीं रहा, ये तो विवाद का विषय है, लेकिन ये अनुवाद हुआ था उसके दौर में। फिर दूसरा अनुवाद किया गया था दर्शन से संबंधित एक पुस्तक का, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, दलाल फिरोज शाही के नाम से खालिद खानी ने किया था। अजीजुद्दीन किरमानी और उसको खालिद खिरकानी। तीसरा अनुवाद किया गया था सिकंदर लोदी के दौर में आयुर्वेद की एक संस्कृत पुस्तक का फरहंग-ए-सिकंदरी या तिब्ब-ए-सिकंदरी के नाम से, और अनुवादक का नाम है मियाँ भुआ। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आने वाले दौर में बन सकते हैं। अभी कुछ रिसर्च तो चल रहे हैं। अनेक प्राचीन ग्रंथों का संग्रह तथा नवीन ग्रंथों की रचना सिकंदर लोदी की प्रमुख विशेषता आ रही है। एक और चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, सिकंदर लोदी के समय में हिंदुओं, विशेषकर कायस्थों ने फारसी भाषा को पढ़ना और लिखना भी शुरू किया था इसी दौर में, और ये जानकारी हमें फरिश्ता देता है। इसको नोट कर लीजिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फारसी भाषा का अध्ययन कायस्थों ने किसके दौर में किया था, तो सिकंदर लोदी के दौर में किया था, और इसका वर्णन फरिश्ता करता है। साथ ही साथ उसने गज-ए-सिकंदरी का भी प्रचलन किया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। गज-ए-सिकंदरी ये माप का एक पैमाना था जिसमें 39 अंगुल होते थे, यानी कुल मिला जुला कर ये 30 इंच का था। 30 इंच का था, और सन की डंडी का इस्तेमाल इसमें किया गया था। सन की डंडी, सनई नाम सुने होंगे गांव में, तो सन की डंडी का इस्तेमाल इसमें किया गया था। बाद में जब अकबर शासक बना तो उसने सन की डंडी वाली व्यवस्था को बंद कर दिया, उसकी जगह लोहे की जरीब का इस्तेमाल किया, जो आज आप देखें कड़ी नुमा बना होता है, जिससे खेतों की पैमाइश होती है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है इसका। गज ये सिकंदरी 39 इंच का था, और गज ए इलाही 41 इंच का था। तो दोनों के बीच जो अनुपात है 39:41 है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो ये 30 इंच का था, वो 32 इंच का था। तो जब तक गज इलाही का प्रचलन नहीं हुआ तब तक गज ए सिकंदरी चलता रहा। तो भू राजस्व के दृष्टिकोण से भी इसका जो प्रचलन था बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये सिकंदर लोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा इसने खाद्यान्नों पर से भी जकात हटा लिया था। जो खाद्यान्न थे ना, खाने की जो वस्तुएं थी, उससे जकात को हटा लिया था। ये दो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। आय व्यय का एक रजिस्टर भी बनवाया। खासकर आप दो चीज़ों के लिए इसे याद कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गज ए सिकंदरी का, और एक और पॉइंट फारसी का अध्ययन इसके समय में कायस्थों ने शुरू किया। तो ये सिकंदर लोदी की ऐतिहासिक उपलब्धियां थी, जिसके लिए इतिहास में इसे याद किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की चर्चा करेंगे, और उस चर्चा में हम बाबर के आगमन की
परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, कैसे मुगल वंश की स्थापना होती है, बाबर के प्रारंभिक आक्रमण क्या थे। तो इसमें कुछ पॉइंट आपके बहुत बेहतर है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी के लिए भी। ठीक है, धन्यवाद।